दोस्तों, क्या आपको ऐसे सवाल आते हैं कभी, जैसे ज़िंदगी का पर्पस क्या है? डेथ के बाद क्या होता है? अगर गॉड ने या उस हायर कॉन्शियस ने रिलीजन्स बनाए, तो उन रिलीजन्स का मतलब क्या है? उनके पीछे रीज़न क्या था? इन सब सवालों के जवाब ढूँढने के लिए मैं बात करता हूँ नकुल अग्रवाल से, जो कि एक मिस्टिक है। और एक मिस्टिक वो इंसान होता है जिसे एनलाइटनमेंट मिल गया हो, जिसे जीवन के सारे राज पता चल गए हो, जिसे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो, जिसे कहा जा सकता है कि स्पिरिचुअलिटी नाम के ताले की चाबी मिल चुकी हो, जिसे उस हायर कॉन्शियसनेस का असली रूप दिख चुका हो, असली मतलब पता चल चुका हो। इस एपिसोड में नकुल अग्रवाल ने मेरे कई सारे ऐसे ही सवालों का जवाब दिया है, जो शायद आपके भी सवाल होंगे। जैसे, मौत के बाद हमारे सोल के साथ क्या होता है, हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, क्या पुनर्जन्म एक सच्ची घटना है, क्या ये सच में होता है, लाइफ का पर्पस क्या है, एनलाइटनमेंट कैसे मिल सकता है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। कई सारे ऐसे सवाल जो मुझे थे, मैंने उनसे पूछे हैं। आई एम श्योर आपको भी ये सवाल कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में आपके मन में आए होंगे, आपने इसके बारे में विचार किया होगा। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए, किसी भी पॉडकास्ट का या किसी भी किताब पढ़ने का मतलब ये होता है कि हम हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे जो विचारधाराएं है, उसे चैलेंज करें। और हो सकता है कि इस पॉडकास्ट में आपको कुछ चीज़ें जो नकुल ने बोली है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, पर इस एपिसोड को आप एंड तक देखिए, इसका गहरा मीनिंग आप जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे रीज़न जो है उसे समझने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखोगे, आपके अंदर एक वो जो बल्ब होता है ना एनलाइटनमेंट का, एक वो जो बल्ब होता है स्पिरिचुअलिटी का, वो ऑन हो जाएगा। तो इस एपिसोड को एंड तक देखिए और एंजॉय करिए द आवारा मुसाफिर शो का ये नया एपिसोड। सो हेलो, नमस्ते नकुल, वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो। इस पॉडकास्ट के पहले मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि हमने इतनी सारी बातें की है क्लब हाउस पे, इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे, व्हाट्सएप पे, तो मैं श्योर नहीं था कि इस पॉडकास्ट में मैं आपको क्या पूछूं। तो मैं ट्राई करूंगा कि हम इसे बहुत फ्री फ्लोइंग रखें। कुछ जो हमने बिट्स एंड पीसेस में पहले बात की है वहां से हम कुछ चीजें लेंगे, कुछ नई बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वेलकम नकुल ऑन द शो। थैंक यू सो मच जयेश। एंड मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा और बाकी सब लोगों का जो इस समय तुम्हारे जरिए मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और मुझे यकीन है ये बहुत गजब का कॉन्वर्सेशन होगा। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मुझे याद है हमारा जो फर्स्ट कॉन्वर्जेशन था वो इंस्टाग्राम पे था। हमने डेथ के ऊपर बात की थी ऑलमोस्ट फॉर एन आवर, मतलब। एंड उस कॉन्वर्जेशन के बाद में मुझे कितने सारे लोगों का मैसेज आया था कि इसको प्लीज यूट्यूब पे करो, सो दैट वी कैन कीप वॉचिंग इट अगेन एंड अगेन, प्लीज पुट इट अप ऑन स्पॉटिफाई। एंड उसीलिए हमने फिर क्लब हाउस वाला सेशन आपके साथ स्टार्ट किया था। एंड देन वी आर हियर नाउ, लाइक वी आर डूइंग अ वीडियो पॉडकास्ट नाउ। तो नकुल, हम हेवियर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, बट बिफोर दैट हमारी ऑडियंस के लिए आप बता सकते हैं, आप एक मिस्टिक है। तो ये मिस्टिक, बहुत सारे लोगों के गलत अजम्पशंस भी होते हैं उसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक मिस्टिक कौन होता है, मिस्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप उन्हें वो समझा सकते हैं। बिल्कुल। तो जयेश, मिस्टिक जो वर्ड है वो मिस्ट्री से निकलता है। राइट। और मिस्ट्री का मतलब होता है राज। ठीक। राइट। तो जो लोग बाहर की दुनिया के राज ढूंढते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एंड व्हाट नॉट। लेकिन जो इंसान अपने अंदर की दुनिया का जो सब्जेक्टिव वर्ल्ड है, जिसे हम राइट। कॉन्शियसनेस, माइंड, थॉट्स, सब कुछ जो हमारे अंदर है, जो इंसान अपने अंदर का राज ढूंढता है और उसे जान लेता है, उसे हम मिस्टिक कहते हैं। वाह। ऐसा इंसान हु हैज नोन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, करेक्ट। वो जब सो मिस्टेक नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, मतलब वो काफी आपने सिंप्लीफाई कर दिया। सो बेसिकली समवन जिसे एनलाइटनमेंट मिल गई है। जी। ऑलराइट। ऐसा इंसान जिसे एनलाइटनमेंट मिल गई है, जो अवेकन हो गया है, जो करेक्ट। अपने अंदर के सच को, और हम हमेशा सच ढूंढते रहते हैं ना, जिंदगी का सच क्या है, राइट। पर्पस क्या है, मरने के बाद, पैदा होने के पहले मैं करेक्ट। कौन हूं। जो इंसान इस सच को जान गया है अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से, सिर्फ किताबें पढ़ के या कुछ सुन के नहीं, राइट। एक्सपीरियंशियली, इंटेलेक्चुअली नहीं, उस करेक्ट। इंसान को हम मिस्टिक कहते हैं। जिसे हम अक्सर हिंदी में संत और इंग्लिश में सेज, ऐसे बहुत से वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये राइट। काफी आउटडेटेड किस्म के वर्ड है। तो मुझे मिस्टिक वर्ड बेहतर लगता है, क्योंकि सच यही है कि हमने बस अपने अंदर का राज जाना है और कुछ नहीं। राइट। राइट। तो आपने बात कही कि एनलाइटनमेंट जिसे मिल गया है, द पर्सन हु इज अवेकेंड, जिसे सब सच पता चल गए हैं। तो ये
एनलाइटनमेंट होता क्या है, लाइक फॉर मतलब वो एक ऊपरी ऊपरी से तो पता है कि एनलाइटनमेंट मिलना मतलब यू रियलाइज कि गॉड क्या है, सारे आपको मीनिंग पता चल जाता है लाइफ के, यू नो अबाउट डेथ की, डेथ के बाद क्या होता है, वो सब ठीक है ऊपर से पता है, बट एग्जैक्टली इसे आप सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं कि एनलाइटनमेंट क्या है फॉर द ऑडियंस जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी भी उतनी फेमिलियरिटी नहीं है। एनलाइटनमेंट बहुत सिंपल है। हम्म। अगर आप उस वर्ड को तोड़ोगे या। तो एन लाइटनमेंट, हम्म। एन मतलब एंटर, करेक्ट। लाइट तुम जानते हो, और मेंट मतलब प्रोसेस। जिस हम्म। प्रोसेस से हमारे अंदर का अंधकार मिट गया हो, नॉट लिटरली लाइट अंदर आ रही हो, बट हाँ। जब इग्नोरेंस हमारी हट गई हो, तो क्लैरिटी को जो हमें प्राप्त होती है उससे, उसे राइट। हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। गौतम बुद्ध इसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का करेक्ट। मतलब होता है बत्ती का बुझ जाना, दिए का बुझ जाना। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी लगेंगे कि यहाँ पे तो कह रहे हैं कि लाइट अंदर आ रही है और यहाँ कह रहे हैं कि फ्लेम बुझ जा रही है। ये राइट। दोनों सेम है कि अलग है? तो इसका ये सब मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है। उसका असल मतलब यही है कि हमें पता नहीं होता कि हम कौन है, क्या है, क्यों है। हम्म। हम जो कर रहे हैं वो क्यों, किस लिए कर रहे हैं, हम करेक्ट। ऐसे ही क्यों है, वैसे क्यों। जब आप अवेकन हो जाते हो या एनलाइटन हो जाते हो, तो आप अपने असलियत को, अपने सच्चाई को जान पाते हो, उन राइट। सब कहानियों से परे जो आप अब तक खुद को बताते रहे थे। करेक्ट। उदाहरण के लिए, जो तुम्हारा नाम जयश है, ठीक है, तो क्या तुम ये नाम लेके पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। हम्म। किसने तुम्हें दिया? तुम कहोगे कि मैं पॉडकास्ट का होस्ट हूं, तो क्या तुम्हें पॉडकास्टिंग का स्किल तुम ये लेके पैदा हुए थे? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें किसने सिखाया या तुमने खुद से सीखा। करेक्ट। ठीक है, तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है, चाहे धर्म का हो, इतिहास का हो, दुनिया में किसी भी चीज का हो, कि ये हम्म। सारा ज्ञान तुम लेके पैदा हुए थे? ये भी नहीं, ये भी तुम्हें दुनिया ने दिया राइट। समय के साथ। तुम जो भाषा में बात कर रहे हो, ये भाषा भी क्या तुम लेके पैदा हुए थे? नहीं, हम्म। ये भी तुम्हें किसी ने बताई, सिखाई। करेक्ट। तुम्हारी जो सच और झूठ, सही और गलत, अच्छा और बुरा, ऐसी सारी धारणाएं हैं, ऐसी सारी समझ है, ये समझ भी तुम लेके पैदा नहीं हुए थे, है ना? ये भी हम्म। तुम्हें हम्म। तुम्हारे माँ बाप ने, स्कूल ने या समाज ने दिया। अगर राइट। तुम किसी और धर्म में या तुम किसी और देश में जन्म लेते, तो तुम्हारी ये धारणाएं अलग अलग होती। ठीक है, हम्म। तो अक्सर करेक्ट। जयेश, हम जिंदगी में जो कुछ भी सोचते हैं एंड दस जो कुछ भी करते हैं, हमारी वो सारी सोच और हमारे सारे एक्शंस, हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम सही गलत अच्छा बुरा क्या है इस बारे में क्या सोचते हैं, इसी के ऊपर निर्भर करती है। हम्म। और हम खुद को इस जाल में फंसा लेते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, ये मेरे बारे में ये कहता है, वो मेरे बारे में वो कहता है। हम राइट। इसमें उलझ जाते हैं। लेकिन असल में हम सभी का सच जो है वो एक है। हम हम्म। सभी का सच ये नहीं है जो हम अपना नाम, अपना धर्म, अपना देश, अपनी जाति, अपना ज्ञान बताते हैं, क्योंकि वो सब हम लेके पैदा ही नहीं हुए। हम राइट। सभी का सच ये शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर भी हम हमें किसी ने दिया है। अगर देखा जाए तो तुमने करेक्ट। प्लान नहीं किया कि मुझे ऐसी शक्ल चाहिए, ऐसी आवाज चाहिए, ऐसी हाइट, ऐसा रंग चाहिए। हम सभी का सच वो है जो इन सब के पहले है, क्योंकि शरीर हर पल बदल रहा है, तुम्हारी हम्म। समझ हर पल बदल रही है, और तुम्हारी जिंदगी में हर चीज जो तुम्हें दिखती है या महसूस होती है, वो भी हर पल बदल रही है। पर करेक्ट। ऐसा कुछ होगा ना जो इन सबको पकड़े रखा है, जो इन बदलाव के पीछे कुछ तो कांस्टेंट होगा। हम्म। वो कांस्टेंट चीज जो इस सारे बदलाव के पीछे है, यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारा असली रूप या स्वरूप या आइडेंटिटी है। यही वो राइट। है जो तुम शायद हमेशा से थे, पैदा होने के पहले, हमेशा रहोगे मरने के बाद। क्योंकि अगर हम्म। तुम समझ पा रहे हो, तो यही वो एसेंस है जो करेक्ट। हमारा सच है। और जब हम इस एसेंस को अनुभव के तौर पे एक्सपीरियंशियली जान पाते हैं, तो हम अपने आप को इस सारी आइडियाज से, इन सारी कहानियों से, इन सारी बातों से, इन सारे जज्बातों से आजाद कर देते हैं। हम्म। जो बातें, कहानियां, जज्बात हमें अक्सर तकलीफ, दुख और दर्द पहुंचाते हैं, पर जब हम करेक्ट। अपनी असलियत को जानते हैं, हम एकदम शांत और पूरे मजे में हो जाते हैं। जैसे कि हम जब मूवी देखने जाते हैं, तब मूवी राइट। देखते हैं तो क्या होता है, अक्सर हम मूवी में डूब जाते हैं।
हम अपने आप को उस हीरो से या हीरोइन से रिलेट करने लगते हैं। हम्म। उनके साथ बुरा होता है तो हमें भी आंसू आते हैं, अच्छा होता है तो हमें भी यस। खुशी होती है। और अंत में जब मूवी खत्म हो जाती है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, तो हम वापस से अपने नॉर्मल स्टेट पे लौट आते हैं। राइट। तो एनलाइटनमेंट बस यही जानना है कि मैं, ये जो सारी कहानी दिख रही है, सारे किरदार दिख रहे हैं, सारे हम्म। इमोशन दिख रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। मैं इन करेक्ट। सबके पीछे वो ब्लैंक पर्दा हूं, जो इनके पहले भी था, इनके हम्म। दौरान भी है, इनके बाद भी रहेगा। और करेक्ट। उस ब्लैंक पर्दे का अपने आप में कोई नेचर नहीं होता। करेक्ट। वो एकदम न्यूट्रल होता है ना। और वो एकदम पीसफुल होता है। मूवी खत्म होने के बाद हॉल में एकदम शांति होती है ना, ना राइट। कोई आवाज, ना कोई लाइट, नो स्टिमुलेशन। तो जब करेक्ट। आप एनलाइटन हो जाते हो, आप अपने अंदर वो परमानेंट पीस, वो परमानेंट जॉय, जो हम अक्सर कुछ काम में, कुछ खाने में, कुछ शॉपिंग में, कुछ अचीवमेंट में हम अलग अलग तरीके से जो ढूंढते हैं, वो राइट। हमें अपने आप अंदर हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। करेक्ट। तो बेसिकली अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट इज द की, ये चाबी है उस परमानेंट खजाने की, हम्म। जिसे हम बाहर थोड़ा थोड़ा करके ढूंढ रहे हैं, पर करेक्ट। वो हमारे अंदर भर भर के मौजूद है। राइट। ठीक है। सो हमने एक क्लब हाउस सेशन किया था, उसमें शायद आपने ही मुझसे ये कहा था कि uh, हम जो सब चीजें मतलब एनलाइटनमेंट के पाथ पे जब हम होते हैं, तो जो जो चीजें हम रियलाइज करते हैं वो एक्चुअली हम रिमेम्बर कर रहे हैं, हमें हमेशा से पता था, बस कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक किसी कोने में लॉक था। तो एनलाइटनमेंट आपके अकॉर्डिंग लाइक उस ताले की चाबी है, मतलब जिसके लिए ह्यूमैनिटी बनाई गई थी, एक हायर पर्पस के लिए, जहां से हम सबका जन्म हुआ था उस चीज के लिए, राइट? या, बिल्कुल। करेक्ट। हम सभी को अंदर वो सारे जवाब है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये हम्म। सारे जवाब का मतलब जयश ये नहीं होता कि बाकी प्लैनेट्स पे लाइफ है कि नहीं। इसका या। मतलब ये भी नहीं होता कि ये फूल के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है कि क्या होता है। इसका मतलब ये हम्म। बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि इस सारी लाइफ के पीछे जिम्मेदार फोर्स कौन सी है, जिसे हम अक्सर हम्म। गॉड कहते हैं, वो फोर्स कौन सी है। और करेक्ट। मैं जो करता हूँ, मैं वो क्यों करता हूँ। हम्म। लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं। ये करेक्ट। सारे सवालों के जवाब है। तुम अगर मुझे आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलोगे कि क्या आप अपने अंदर जाके वो बता सकते हो, तो नहीं। करेक्ट। करेक्ट। तो हाँ, अब मैं अपना थॉट का जो एक वो ट्रेन होता है वही कंप्लीटली भूल गया इसके बाद। बट देन हम जब एनलाइटनमेंट, लाइक जैसे आप कह रहे हो कि एनलाइटनमेंट के बाद में यू गेट टू नो कि आप कौन हो खुद, आपको वो एक जो हायर पर्पस, हायर मीनिंग होता है उसका मतलब समझ में आ जाता है। तो क्या है ये हायर पर्पस, लाइक ह्यूमैनिटी का रीजन क्या है फॉर, लाइक बिना किसी रीजन के कुछ नहीं होता, लाइक तो वाई वॉज ह्यूमैनिटी बॉर्न, मतलब क्यों है ये सब, मतलब पूरी दुनिया क्यों है? बहुत आसान है जयेश। अगर आप इंसान को देखो तो हम्म। फंडामेंटली हर इंसान एक जिंदगी का एसेंस है। जैसे हर झाड़ या हर कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, इन हम्म। एसेंस दे ऑल आर लाइफ। राइट। ठीक है। हम दुनिया को दो चीजों में देखते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। है ना। इंसान जो है वो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ है, सबसे इंटेलिजेंट पार्ट ऑफ लाइफ हम कहते हैं ह्यूमन बींग्स है। करेक्ट। राइट। अब अगर तुम लाइफ का नेचर देखो तो वो क्या है। लाइफ का नेचर है टू कंटिन्यूअसली एक्सपैंड, ग्रो, हम्म। हम्म। फ्लरिश। अगर तुम एक बंजर जमीन पे भी एक झाड़ का बीज डाल दोगे, तो हम्म। कुछ सालों बाद, शायद 50 साल, शायद 100 साल, शायद 20 साल, तुम पाओगे कि धीरे धीरे वहां एक जंगल बन गया है। वहां बाकी राइट। जानवर भी आ राइट। गए, वहां सब कुछ आ गया। और ये कुदरत है, वहां हम्म। बारिश हो रही, सब कुछ हो रहा है। तो जीवन का नेचर ही है कि वो स्प्रेड करे, फैलाव हो उसका। राइट। ठीक है। और लाइफ जो हम कहते हैं वो ये कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस हम्म। को तुम वो फोर्स, वो पावर समझ सकते हो, जिसे हम गॉड कहते हैं। ठीक है। करेक्ट। ये उस फोर्स, उस कॉन्शियसनेस का एनिमेट रूप है, मतलब जीवित रूप है, या मोर वाह। एक्सप्रेसिव रूप है। ठीक है। हम्म। और इनएनिमेट थिंग्स में भी वो है। हर मैटर में कॉन्शियसनेस है। पर तुम हम्म। कहोगे कि वो उसका एक इनएनिमेट रूप है, मतलब भले ही करेक्ट। वो दिख रहा है हमें, पर उसमें वो कॉन्शियसनेस की पावर एक्टिव नहीं है। राइट। हमारे अंदर वो पावर एक्टिव है। उसको उस पावर ने बना के छोड़ दिया, ऐसा तुम समझो। हम्म। हम कहते हैं आज द ऑब्जर्वर इफेक्ट, मतलब अगर कहीं एक ऑब्जर्वर है, तो वो पार्टिकल
कभी दिखता है एटम, आई थिंक फोटोन पार्टिकल की तरफ भी बिहेव करता है और वेव की तरफ भी बिहेव करता है। जब कोई ऑब्जर्वर होता है तो वो पार्टिकल बनता है, वरना वो वेव की तरफ बिहेव करता है। ऐसा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा गया है, ये साइंस है। तो सच यही है कि कॉन्शियसनेस ही वो फोर्स है जो इस यूनिवर्स में जितना भी मैटर है उसको अलग अलग शेप फॉर्म इसमें ढाल रहा है। दैट इज द फोर्स। हम उस फोर्स का जीता जागता रूप है, बाकी पार्टिकल्स उस फोर्स का एक काइंड ऑफ मरा हुआ रूप है। ठीक है, जबकि वो उनमें भी फंक्शन कर रहा है। तो जो उस फोर्स का जीता जागता रूप है, जो कि हम इंसान, जानवर, झाड़ सब है, इनका नेचर ही है फैलाव करना। ठीक है, अब इंसान का लाइफ का पर्पस फिर क्या होगा? वही होगा जो लाइफ का नेचर है, फैलाव, ग्रोथ, एवोल्यूशन, लर्निंग, नॉट स्टॉपिंग। तो हम इंसान ही है जो इस लाइफ नाम की चीज को इस प्लैनेट के भी बियॉन्ड लेके जा सकते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे संसार में फैला सकते हैं। एंड वी विल कम टू पॉइंट, एक समय आएगा जब हम अपने कॉन्शियसनेस से मैटर को ऑल्टर कर पाएंगे। ऑलरेडी थियोरेटिकली पॉसिबल है। और बहुत सी मूवीज भी, जैसे लूसी तुमने देखा होगा, या कई ऐसी मूवीज है तो उसके पोटेंशियल के बारे में बात करता है। बट देयर विल कम अ टाइम जब हम उस कॉन्शियसनेस, उस क्रिएटर का रियल सोल्जर, सेनापति बन के काम करेंगे। हम आज भी इन समवे वो कर ही रहे हैं। तुम देखो, हम जमीन के अंदर से लोहा और मिट्टी और न जाने क्या क्या निकाल के दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जा रहे हैं। ये कमाल की बात है ना? अगर तुम ऑब्जेक्टिवली देखो, ये बहुत कमाल की बात है कि हम जमीन खोद के चीजें निकाल रहे हैं, मेटल्स, ऑयल, पेट्रोलियम, ऑल दोस थिंग्स, और हम कुछ तो भी तरीके से उसको पैकेज कर रहे हैं और हम दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जा रहे हैं। करेक्ट। जो अपने आप में कोई और प्रजाति नहीं कर सकती। तो ये क्या है? ये वो क्रिएटर की इंटेलिजेंस ही है ना, कि वो कोई भी मैटर को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है कुछ भी करने के लिए। हम वही कर रहे हैं। तो हम इंसान जो है जयेश, हम सारी जिंदगी को, सारी लाइफ को खत्म भी कर सकते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब डाल के, और बाकी जो हम चीजें भी कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हर साल हमारे इररिस्पांसिबल बिहेवियर के कारण कम से कम 50 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो इन अ बिग वे अभी हम लोग कुदरत के लिए एक अभिशाप है। हम जिंदगी को फैलाव होने से एक्चुअली रोक रहे हैं, अगर तुम देखो तो। लेकिन हम ही उसकी सबसे बड़ी होप भी है, हम ही सबसे बड़ा वरदान भी है। जैसे किसी समय कोई डायनासोर मर गए थे, शायद कोई एस्टेरॉइड आके टकरा गया और जिंदगी खत्म हो गई थी। कल को कुछ ऐसा होगा कि इस ग्रह पे, इस पृथ्वी पे जिंदगी खत्म हो जाएगी, और ये विज्ञान है। सूरज बहुत बड़ा हो जाएगा या कुछ और एस्टेरॉइड टकराएगा। हम इंसान, मतलब एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ही एक उम्मीद है कि उस खुदा, उस भगवान, उस कॉन्शियसनेस का जो जीता जागता रूप है वो जीवित रहे, वो नाचता रहे, वो गुनगुनाता रहे, वो फंक्शन करता रहे, वो रुके ना, थके ना, झुके ना, मिटे ना। तो अब वो इस रूप को या इस फॉर्म को क्यों चाह रहा है कि एक्सपैंड करे, ये तो कोई नहीं जानता। इतनी औकात जानने की किसी की नहीं है। और जो भी कुछ कहा जाएगा उसके बारे में वो सिर्फ एक थियरी होगी और कुछ नहीं होगी, है ना? लेकिन अगर आप लाइफ हो तो आपका पर्पस लाइफ के पर्पस से बढ़ के तो हो नहीं सकता, और आपका नेचर भी लाइफ के नेचर से बढ़ के हो नहीं सकता। और लाइफ का नेचर सिर्फ ये है, मूवमेंट, टू मूव, टू ग्रो, टू एक्सपैंड, है ना? और डेथ का पर्पस क्या है? टू कॉन्ट्रैक्ट, टू स्टॉप। तो ये एक तरह की जंग है ना? और बस हम उस जंग के एक साइड पे है जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि सब चीजें ग्रो हो, एक्सपैंड हो। और तुम कह सकते हो कि मौत, और मैं पर्सोनिफाई कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ तो, मौत या नॉन लिविंग थिंग्स उस जंग के दूसरे साइड में है। लेकिन इन दोनों के एसेंस में एक ही चीज है, वो है जिंदगी। करेक्ट, करेक्ट, राइट? वो है वो कॉन्शियसनेस, वो है वो एसेंस, राइट? सो डेथ के बारे में तो मुझे बात करनी है, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर वो क्या एक क्यूरियोसिटी है टुवर्ड्स डेथ, क्योंकि मैंने शायद अभी रिसेंटली डेथ को बहुत क्लोजली देखा है। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इन वन ऑफ द ओल्ड सेशंस की माय ग्रैंडमदर, मतलब वो रिसेंटली पास्ड अवे, एंड फिर उसके बाद में मुझे जब कोविड हुआ था तो मैं ऑलमोस्ट लाइक आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, एंड फिर वहां से आई वाज सेव्ड फ्रॉम सम एक्सटर्नल पावर, आई डोंट नो। तो उसलिए शायद मेरा क्यूरियोसिटी डेथ को लेके बहुत ज्यादा है, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट। बट बिफोर दैट
आपको याद है हम लोग एक बार व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे एंड मैंने आपको कहा था कि आजकल मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी पे एंड अलग अलग डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर इज दिस वन बुक जिसका नाम है कॉन्वर्सेशंस विद द गॉड। उसमें लिखा गया है बेसिकली या सो इट्स उसका कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग। आई डोंट नो वो बुक लाइक द राइटर इज टेलिंग द ट्रुथ और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बट उसमें एक चीज लिखी गई है। जब गॉड उस राइटर के साथ में बात कर रहे हैं तो ही इज टेलिंग दैट गाय कि I am realizing myself through humanity and you are realizing yourself through God, which is me. तो वो चीज मुझे अब समझ में आई, जब आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया तब मुझे समझ में आई। एंड फिर एक और एक वीडियो है, इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, द एग नाम है उसका। मैं ये हर बार लोगों को बोलता हूँ कि प्लीज जाके वो देखो, बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, एनिमेटेड है, 7 या 8 मिनट्स की कुछ स्टोरी है। तो उसमें भी देयर इज दिस वन थिंग कि एक एक्सीडेंट में एक बंदे की डेथ होती है एंड उसकी जो सोल है वो हायर कॉन्शियसनेस जिसको हम गॉड कहते हैं उसके पास पहुंच जाती है। एंड देन गॉड इज टेलिंग दैट गाय की तेरी डेथ हो गई है, नाउ यू हैव कम बैक टू द प्लेस जहां से तुम्हारा बर्थ हुआ था। एंड फिर गॉड उसको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि टाइम तो एक ह्यूमन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है, लाइक वो मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है। टाइम ह्यूमंस के लिए है, गॉड के लिए वो सेम मैनर में काम नहीं करता। एंड फिर वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा जब रीबर्थ होगा तो तुम लाइक फॉर एग्जाम्पल 2021 या 2022 में तुम्हारा बर्थ नहीं होगा, तुम्हारा बर्थ होगा 1950 में, जो कि ऑलरेडी होके गया है। तो फॉर गॉड दैट होल टाइमलाइन इज वेरी डिफरेंट। तो आपने जब ये सब चीजें कही तो आई कुड कनेक्ट दोज डॉट्स। बट देन लाइक ह्यूमंस के लिए, लाइक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज अ डिफरेंट रिलीजन, राइट? और आई डोंट नो अब रिलीजन का हायर पर्पस क्या था, क्यों हमने उसे बनाया, बट सारे रिलीजन्स के बीच में हमेशा एक वॉर जैसा चलता रहता है ना कि माई गॉड इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। तो आप कैसे उस चीज को एक्सप्लेन करते हो? बिकॉज जितना मुझे पता है कि गॉड के मतलब फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड हमने उस हायर कॉन्शियसनेस को गॉड कहना चालू कर दिया। पर इतने सारे रूप तो है ही नहीं ना, लाइक देयर इज जस्ट वन हायर कॉन्शियसनेस। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जय, जितने भी धर्म है अगर तुम देखोगे तो किसी इंसान ने नहीं बनाया। राइट। किसी इंसान ने जिसने अपने आप को रियलाइज किया होगा, उसने एट द मोस्ट अपनी क्लैरिटी को, अपने ट्रुथ को लोगों के साथ बांटा है। और कुछ लोगों ने उस ट्रुथ को किताबों में लिखने की कोशिश भी की। लेकिन उस इंसान के मरने के बाद जो उस इंसान के फॉलोअर्स थे या चाहने वाले थे, उन लोगों ने एक अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन शुरू किया और उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि यही सच है, जो अंतिम सच है, यही परफेक्ट सच है, यही द ट्रुथ है। करेक्ट। और शायद उनके इंटेंशन बड़े अच्छे रहे होंगे, क्योंकि उस इंसान की टीचिंग्स को फॉलो करके उनकी जिंदगी में कुछ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए होंगे, काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए होंगे। तो शायद उन्होंने चाहा होगा कि जो अच्छा हमारे जिंदगी में हुआ है, क्यों ना हम वो और लोगों के साथ बांट के उनकी जिंदगी में भी करें, ताकि दुनिया बेहतर बने। लेकिन सच ये है कि सारे रिलीजन्स आपको एक जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं, कुछ रूल्स, कुछ पॉलिसीज, कुछ रिचुअल्स बताते हैं, है ना? और समय के साथ साथ जैसे सोशल सिचुएशंस चेंज होती है, वैसे कई सारे रूल्स और पॉलिसीज इररिलेवेंट हो जाते हैं। वैसे ही कई सारे ये रूल्स और पॉलिसीज उल्टा खतरनाक हो जाते हैं, डैमेजिंग हो जाते हैं। और वैसे ही ये सारे रूल्स और पॉलिसीज करप्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि एज टाइम पासेस बाय इन्हें समझने वाले और इन्हें ठीक से करवाने वाले लोग नहीं रहते। तो फिर उसके अंदर के जो चीजें हैं, जैसे हिंदू धर्म में लोग सिंदूर लगाते थे, टीका लगाते थे, तो वो असल में जिस मटेरियल से बनता था, अब वो कुछ और ही मटेरियल होता है उसके लिए। तो शायद उसका कोई अगर साइंटिफिक इफेक्ट भी होता होगा, आज वो इफेक्ट नहीं होता है। कपूर जो जलाते थे, कहते हैं कि कपूर मतलब कैंपर सारे वायरस और बैक्टीरिया को एनवायरमेंट में किल करता है, पर आज वो भी हमें मिलावटी मिलता है। अगरबत्ती भी जो केमिकल से बनती है, वो हमें नुकसान ज्यादा करती है ज्यादा दिन फायदा। शायद पहले फायदा करती होगी, जिससे वो गोबर से जिससे भी बनती होगी, मुझे ठीक से नहीं पता, बिकॉज सिर्फ समय को पता है और कोई नहीं जानता, सब स्पेकुलेशन है इसके अलावा। तो ये सारे जो धर्म थे, मुझे यकीन है कि इनको बनाने वाले और करने वालों का इंटेंशन जरूर लोगों का भला करना था। लेकिन कभी भी आप अगर किसी को एक रूल बुक दे दोगे कि यही सही है यही गलत है, तो वो सिर्फ डैमेज ही करेगा, वो कभी फायदा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि लोग उस रूल को अपने ईज के अकॉर्डिंग तोड़ मरोड़ पक्का लेंगे।
उसमें पॉलिटिक्स पक्का घुसेगी और वही रूल बुक जो किसी के भले के लिए बना था अब लोगों का बुरा करेगा। कहते हैं कि इस्लाम धर्म का में इस्लाम का मतलब ही शांति होता है, पर आज देखो इस्लाम धर्म का इस्तेमाल करके कितने लोग दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, उन्हीं करेक्ट, शब्दों का गलत मतलब निकाल के। ये करेक्ट। चीज हर धर्म में, सिर्फ इस्लाम में नहीं, हाँ, ये तो हर हर धर्म में चीज में। लोग यही कर रहे हैं, करेक्ट। है ना। तो इसीलिए कभी भी जब कोई धर्म होगा वो लोगों का विकास या उनकी उन्नति नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग उस इंसान को जिसने लिखा है उसे भगवान बना लेते हैं और फिर बस हाथ जोड़ते हैं, ताली बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, चक्कर मारते हैं, घुटना टेकते हैं, माथा टेकते हैं, राइट। दैट्स इट। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सिखिज्म में, गुरु गोविंद ने 3 चीज कही कि कीरत करो, नाम जपो ते वंड चको। कीरत करो मतलब कर्म करो, नाम जपो मतलब मेडिटेट करो, और वंड चको मतलब लोगों की मदद करो, जो है बांट दो। तुम देखो तुम्हें कितने पंजाबी लोग मेडिटेट करते दिखते हैं, कर्म तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पर करेक्ट। कितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं? कोई नहीं। सब राइट। जाके बस वो गुरुद्वारे में किताब को मत्था टेक रहे हैं और आ जा रहे हैं प्रसाद खा के। अरे उन्होंने वो किताब तुम्हारा सर पटकने के लिए नहीं बनाई, तुम्हें पढ़ो, समझो और मेडिटेट करो इसलिए बनाई है। राइट। तो मेरे कई दोस्त जो सिख हैं मुझे बताते हैं कि हमने अपने धर्म को पूरा करप्ट कर दिया है। तो तुम देखो तो इतनी प्यारी टीचिंग करप्ट होगी कि हर धर्म में, हिंदू धर्म में गौतम बुद्ध ने कहा मरते समय, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, आपो दीपो भव। और उनके मरने के बाद कई लोगों ने बुद्ध की मूर्तियां बना ली, वहां उनकी भी आरती उतार रहे, उनके भी सब चीजें कर रहे, श्रृंगार कर रहे और दूध से नहला रहे, न जाने क्या क्या कर रहे। करेक्ट। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि ये करो, उसने कहा कि अपने आप को ढूंढो, मैंने तुम्हें ध्यान का तरीका दिया है, वो करो और खुद को जानो। राइट। तुम देखोगे कि हर धर्म में या हर ऐसे किरदार में को लोगों ने भगवान बना लिया अपनी सुविधा से। कृष्ण ने गीता में कभी नहीं कहा कि मेरे मंदिर बनाओ, हरे राम हरे कृष्णा गाना गाओ और ये टाइम पास करो, मुझे पोशाक पहनाओ, झूला झुलाओ, दूध से नहलाओ, कहीं नहीं कहा। कृष्ण ने तो योग की बात की है कि करेक्ट। ये योग करो, वो योग करो, तुम चाहे कोई भी योग करो पर तुम अपने आप को जानो, तुम एक स्थित प्रज्ञ पुरुष बनो। दुख सुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मतलब तुम इस राइट। स्थिति में पहुंचो कि तुम्हें दुख सुख जय हानि पराजय विजय में कोई फर्क ना पड़े। कृष्ण का मैसेज गीता में है कि तुम अपने आप को जानो, पहचानो, उस हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंचो। और लोग क्या कर रहे, हरे रामा हरे कृष्णा और नाच रहे पागल, और राइट। कुछ कर ही नहीं राइट। रहे। वो सोच रहे कि कृष्ण का नाम लेकर के ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक, तुम्हें क्या मिलेगी? राइट। तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो जितने भी धर्म है वो लोगों के भले के लिए बनाए गए थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि धर्मों के नाम पे जितना खून बहा है, करेक्ट। जितने औरतों को ऑप्रेस और सप्रेस किया गया है, जितनी जंग छिड़ी है, जितने देश लूटे गए हैं, जितनी बर्बादी हुई है, जितना इंसान बटा है, उतना और किसी कारण से नहीं बटा। इसीलिए कोई धर्म किसी का भला नहीं कर सकता। आपका भला सिर्फ आपके अंदर की वो चेतना, मतलब वो कॉन्शियसनेस कर सकती है। जिस करेक्ट। कॉन्शियसनेस को जान के उस इंसान ने उस धर्म की प्रोसेस को भी क्रिएट किया था। जिस भी इंसान ने जब भी कोई धर्म या ऐसा कुछ लिखा है जो बाद में धर्म बन गया है, उसने अपने अंदर की वो सच्चाई को, करेक्ट। उस कॉन्शियसनेस को, अपने असली स्वरूप को जान करके ही वो कहा है। तो भाई जब तुम्हारे हाथ में मास्टर की है तो तुम क्यों फर्जी चाबी घुसेड़ रहे हो और ताला खराब कर रहे हो? करेक्ट। है करेक्ट। ना। इसीलिए अगर सच में किसी को इवॉल्व करना है, अब जिंदगी के सारे सवालों को जानना है, जिंदगी में वो खुशी चाहिए, वो शांति चाहिए जो उसे हर किसी चीज में वो ढूंढ रहा है पर मिल नहीं रही है, उसे पाना है, और एक असल दुनिया कैसी होनी चाहिए या रिश्ते कैसे होने चाहिए सब समझना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये कि वो मेडिटेट करे, कंटेम्पलेट करे, और वो अपने सच्चाई को अपने अंदर जाने, ना कि किसी राइट। को ब्लाइंडली फॉलो करके, ना कि सिर्फ मंत्र को रट्टा मार के, ना कि किताबें पढ़ के, ना कि कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च के चक्कर काट के, गाना गा के, हाथ जोड़ के, तीरथ जाके, ये सबसे राइट। कुछ नहीं होगा। जैसे कबीर ने कहा है ना कि जैसे तिल में तेल है, ज्यो चकमक में आग। तिल का जो बीज होता है, सीसम सीड, जैसे उसमें तेल हमेशा से होता है, हम तिल्ली का तेल निकालते हैं ना, ज्यो चकमक में आग। फायरवुड जो होता है, चिंगारी उसकी जो होती है, उसमें आग हमेशा से मौजूद होती है, मतलब लगी राइट। कैसे? तो कहते हैं जैसे तिल में तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है।
तू जाग सके तो जाग। तो जो साई, जो भगवान, जो खुदा तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। तुम हम्म। सोए हुए हो, आंखें राइट। खोलो और पहचानो। राइट। Hence we say people need to awaken to the हम्म। truth within themselves. यही करेक्ट। चीज लोगों को असल मुक्ति देगी। मुक्ति किससे? सिर्फ शरीर से नहीं, हम्म। मुक्ति सारी चिंताओं से, परेशानियों से, दुख से, तकलीफों से, उन सब चीजों राइट। से जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस स्पॉइल कर रही है, उससे फ्रीडम आपको सिर्फ जाग करके, मतलब अपने अंदर उस सच को पहचान करके मिलेगा। वरना जिंदगी करेक्ट। बीत जाएगी, अवार्ड मिल जाएंगे, पैसा आ जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन मरते समय जब पलट के देखोगे तो बोलोगे यार मजा नहीं आया, जो ढूंढ रहा था राइट। वो तो मिला ही नहीं यार। तो बस यही रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में फर्क है। हम्म। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है स्पिरिट ऑफ रियलिटी, सच्चाई को जानना। और रिलीजन, मैं कहूंगा वो होता है सच्चाई को ढांकना। वाह। वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है एक। बट हाँ, लाइक मुझे भी ये लगता है कि जब हर कोई भी रिलीजन हो, जब वो फॉर्म हुआ था, तो फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म को कहा जाता है कि हिंदुइज्म फॉर्म होने के पहले हिंदुइज्म वाज अ लाइफस्टाइल, उसका रियल जो मीनिंग था वो सनातन धर्म था। तो ऐसे ही शायद हर रिलीजन, हम हिंदूज है इसके लिए हमें हिंदुइज्म के बारे में पता है, पर हो सकता है कि इस्लाम या सिखिज्म या क्रिश्चियनिटी, ये सब जितने भी रिलीजन्स थे, इन सब के पीछे एक लाइफस्टाइल थी। एंड फिर ओवर द टाइम उसमें रिचुअल्स ऐड कर दिए, एंड फिर वो रिचुअल्स करप्ट होते गए, एंड वो रिलीजन आज इस पॉइंट पे पहुंच गया कि जहां हम एक दूसरे से वॉर लड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि आर गॉड इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। और अपने एक और चीज कही कि मेडिटेट करके यू कैन रियलाइज कि आप कौन हो, वो हायर कॉन्शियसनेस क्या है। बट देन जब मैं किसी से बात करता हूँ, लाइक मुझे ऑलमोस्ट अब 1 साल हो गया है मेडिटेशन करते हुए, एंड मैंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस किए हैं। एंड मुझे बहुत टाइम लगा फिगर आउट करने में कि एक्चुअल में मेडिटेशन क्या होता है। लाइक ऑन एंड ऑफ में मैंने किया, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। तो कैसे आप किसी को गाइड करोगे मेडिटेशन करने के लिए? जयेश, मेडिटेशन के नाम पे बहुत सी चीजें जो सिखाई जा रही है बाहर, हम्म। कई रेनाउंड गुरुज और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी, या। वो मेडिटेशन है ही नहीं। हम्म। वो बस एक टेक्निक है फॉर रिलैक्सेशन। और वो कहीं कि आप विजुलाइज करते हो, किसी किसी में आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर रहे हो, राइट। कहीं पे आप कुछ और कर रहे हो। मेडिटेशन का मतलब होता है साक्षी भाव, हम्म। यानी जो हो रहा है अंदर और बाहर, उससे डिटैच होके, उससे अलग होकर के, तटस्थ होकर, मतलब स्टिल होकर के उसे देखना। जैसे तुम हम्म। किसी बहती हुई नदी के किनारे जब खड़े होते हो तो या। तुम उस नदी को बहते हुए देख पाते हो। करेक्ट। पर वहीं अगर तुम उस नदी में कूद जाओ तो तुम उस नदी के साथ बह जाते हो। राइट। करेंटली हम सभी का जो मन है वो उस नदी के समान है, जो लगातार बह रहा है। और ये बह क्या रहा है? इसमें विचारों की धारा है जो निरंतर चलती जा रही है। एक हम्म। विचार आ रहा है, उससे दूसरा आ रहा है, उससे तीसरा आ रहा है, उससे चौथा आ रहा है, उससे करेक्ट। पांचवा आ रहा है, उससे छठा आ रहा है। और कभी कभी कोई चट्टान आ जाती है तो वो विचार उस टकरा के कोई इमोशन क्रिएट कर लेता है, कोई राइट। फीलिंग। जैसे नदी किसी चट्टान को टकरा के उछलती है, पानी ऊपर उछलता है ना, और जोर से, हम्म। वैसे ही कभी कभी ऐसी कोई चट्टान आती है, कोई स्लोप आती है, कोई वैली आती है, तो हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस भी क्रिएट होते हैं। राइट। लेकिन सच ये है कि हम जो है वो अपनी मर्जी से उसमें बह रहे। अगर हम हम्म। चूज करें तो हम उस नदी के किनारे जाकर के उससे बाहर निकल के उसे बहता हुआ देख सकते हैं। राइट। मतलब तुम अगर इस विचार को, अपने जो अंदर चल रहा है, उससे अगर अलग करके खुद को उससे आते जाते देखोगे, तब तुम कभी भी वो कोई इमोशन या फीलिंग में ट्रैप नहीं होगे। जैसे अगर तुम हम्म। नदी में हो और पत्थर से टकरा रहा है पानी, तो तुम भी टकराओगे पत्थर से, तुम्हारा सर भी फूटेगा, तुम्हें भी दर्द होगा, तुम्हें भी तकलीफ होगी, और तुम हेल्पलेस रहोगे। पर जब हम्म। तुम उससे बाहर निकल जाओगे, तब कितने भी पत्थर हो, कितना भी पानी टकराए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। करेक्ट। इसी तरीके से जब तुम ऑब्जर्व करने लग जाते हो अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने भावनाओं को, हर चीज को, जब तुम उनसे अलग हटके हम्म। उनके दर्शक, उनकी ऑडियंस बन जाते हो, तब तुम असल में मेडिटेट कर रहे हो। बाकी वाओ। सारे जो तरीके हैं
वो किसी तरीके से माइंड को बस कंफ्यूज कर रहे हैं, माइंड को बोर कर रहे हैं, डल कर रहे हैं। जैसे मंत्र जपते हैं लोग, तो मंत्र जप के लगातार आप बस माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये मत सोच वो सोच। ये हम्म। ऐसा हुआ कि तुम नदी के ऑपोजिट हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हो, ऑपोजिट तैरने की, ताकि मैं पत्थर से टकरा ना जाऊं। पर तुम सोचो, तुम वो करके थक नहीं जाओगे? हम्म। थक जाओगे ना। इसलिए जो लोग लगातार मंत्र जप रहे हैं वो कभी खुद को रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने थॉट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, वो उससे डिटैच नहीं हो रहे, वो बस करेक्ट। उसको दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट कर रहे, रिडायरेक्ट कर रहे, उसके अगेंस्ट लड़ रहे, है ना। जो लोग इमेजिन कर रहे, वो ऐसे है जो नदी में सो रहे, हम्म। क्योंकि तुम सो रहे हो, तुम्हें लगता है कि वाह वाह जिंदगी मधुर है, जिंदगी मजेदार है। पर वो सिर्फ कुछ पल के लिए, एक चट्टान आएगी और तुम खूना खून हो जाओगे। राइट। तो जो लोग कुछ आधी एक घंटा विजुलाइज कर रहे हैं बैठ के, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, हम्म। वो यही कर रहे हैं। वो आधे घंटा बड़ा उनको शांति लग रही है, हाँ मैं जंगल में हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, उनको बड़ी खुशी करेक्ट। मिलती है। जैसे ही वो खत्म हुआ, वापस से जिंदगी की नोक झोंक शुरू हो जाती है, वो वहीं पे आ राइट। जाते हैं। जो लोग ऐसे ब्रेथ वर्क कर रहे हैं, करेक्ट। वो लोग भी यही कर रहे हैं। वो टेम्पररीली अपने आप को उस की मार धाड़ से रोक रहे हैं, बस टेम्पररीली। हम्म। परमानेंटली उससे मुक्त नहीं हो रहे, उससे आजाद नहीं हो रहे, क्योंकि तुम दिन भर थोड़ी कर सकते हो। राइट। थक जाओगे, थक के चूर हो जाओगे। आधे एक घंटा वैसा करोगे, उसके बाद तो वापस से अपने विचारों में बह जाओगे। तो आधे एक घंटे की शांति और दिन भर फिर क्रांति, ये पॉइंट तो राइट। नहीं है ना, इससे मुक्ति नहीं राइट। मिलेगी। मेडिटेशन का मतलब होता है साक्षी भाव, टू विटनेस। अपने हम्म। विचारों के ऑब्जर्वर बनो। हम्म। और हाँ, ये सब प्रोसेसेस कहीं कहीं यूजफुल हो सकते हैं, वो वो शायद ऑब्जर्वर क्वालिटी कल्टीवेट करने के लिए। करेक्ट। सो लाइक वो शायद फर्स्ट स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स वो एक एंड पॉइंट पहुंचने के लिए, जहां पे आप आपके थॉट्स को, जैसा आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्व कर सको। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली कि 1 मिनट भी मेरे लिए बहुत ज्यादा था, कि मैं नहीं रह सकता था उतना, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि मेडिटेशन क्या है, थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो शायद फॉर ए लेमैन वो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, बट हाँ इन द लॉन्गर रन यू नीड टू रियलाइज दिस कि तुम वो एक जो पैटर्न है उसे कंटिन्यूअसली फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज शायद तुम्हारा माइंड फिर मतलब उस चीज को ट्विस्ट करके उसे ही सच मान लेगा। बिल्कुल। और अधिकतर जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर्स है, मास्टर्स है, हम्म। वो जो मैं जानता हूँ, जिनके मैं तरीके देखा हुआ हूँ, हम्म। वो अक्सर अपने टॉक्स में ऑब्जर्वर बनने के, साक्षी बनने की बात करते ही नहीं है। वो बस राइट। कहते हैं हमारा प्रोसेस करते जाओ, हमारी क्रिया करते जाओ, हमारा ये मेथड करते जाओ तो हो जाएगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट एनलाइटेंड देमसेल्व्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर जस्ट स्कॉलर्स। उन्होंने किताबें पढ़ी है, ग्रंथ पढ़े, अपने गुरु से सीखा है, एंड मे बी विथ ऑल गुड इंटेंशन वो अपना जो भी समझ है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन हेलो, अगर तुम्हें ही कुछ नहीं मिला है, तुम दूसरों को कैसे वहां तक पहुंचाओगे? नहीं पहुंचाओगे ना, पहुंचा ही नहीं सकते। जो मंजिल तुमने नहीं देखी है, वो हाँ तुम किसी और को कैसे दिखा सकते हो? असंभव है। तो वो लोग इस क्लैरिटी को मिस आउट कर रहे हैं कि मेडिटेशन का पर्पस कुछ करना नहीं, पर कुछ करके उस स्थिति पे पहुंचना है जहां कुछ करने की जरूरत नहीं, जहां आप सिर्फ होते हो। आप दर्शक होते हो, आप ऑब्जर्वर होते हो, आप विटनेस होते हो, और जो हो रहा है उसको आते आते देख पाते हो, उससे जुदा हो जाते हो। और जब आप फिर इंक्वायर करते हो, इंक्वायर मतलब सवाल पूछना कि यही क्यों विचार आया, ऐसा ही मुझे क्यों लगा, वही क्यों हुआ, तब आप अपने उन पैटर्न्स को, उन फैक्टर्स को, जो उन थॉट्स के पीछे जिम्मेदार है, उनके क्रिएशन के पीछे जिम्मेदार है, उनको भी अनकवर करके आप एक्चुअली उन थॉट्स को स्टॉप कर पाते हो, आप उस बहती नदी को रोक पाते हो। तुम समझ पा रहे हो? तब आप असल में उस शांति को, उस सुकून को महसूस कर पाते हो, जो वहां उस नदी के बहने के पहले हमेशा से थी। और राइट। शायद उस राइट। नदी के पानी के कारण, उसके बहाव के कारण, उसकी आवाज के कारण वहां से लुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी। तो पहला तो है कि तुम नदी से बाहर निकलो, ताकि तुम चोटें ना खाओ। मतलब अपने माइंड से करेक्ट। थोड़ा डिसोसिएट करो खुद को, ताकि आप उन फीलिंग इमोशन में ट्रैप ना हो जाओ। और दूसरा, तुम उस नदी के बहाव को रोक पाओ, ताकि तुम वो शांति, वो सुख, वो खुशी महसूस कर पाओ, जो वहां हमेशा से थी। इसलिए मैं कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन प्लस
इंक्वायरी, जब तक ये दोनों साथ में नहीं होंगे तब तक किसी का भी अवेकन होना, एनलाइटेंड होना, अपने आप को जान पाना असंभव है। मेरे साथ भी यही दो फैक्टर्स ने काम किया है, और मैंने कई अवेकन लोगों से बात किया है, और जब मैंने उनके साथ गहरी बात की उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात सही है, हमने भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही किया है, इसके बिना हम भी कभी जाग नहीं पाते। तो ट्रू मेडिटेशन यही है जो तुम्हारे अंदर ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी की क्वालिटी को कल्टीवेट करे। इसके अलावा बाकी तुम जो कर रहे हो वो एक रिलैक्सेशन का तरीका है, और वो मेडिटेशन बिल्कुल नहीं है। वो रिलैक्सेशन, हिप्नोटिज्म, डिस्ट्रैक्शन सब कुछ हो सकता है, पर वो मेडिटेशन नहीं। तो वो तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं देगा, फ्रीडम नहीं देगा, अनलिमिटेड पीस नहीं देगा, ब्लिस नहीं देगा, क्लैरिटी नहीं देगा, तुम्हें थोड़ा सा आगे पहुंचा के वहां ट्रैप कर देगा। करेक्ट। तो बस टू कंक्लूड में यही कहता हम्म। मेडिटेशन के बारे में कि जैसे एक बच्चा बाहर की दुनिया को जानता है उसे ऑब्जर्व करके और फिर सोच के कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों नहीं है, वैसे ही अगर हमें अपने अंदर की दुनिया जानना है, हमें यही करना है, हमें ऑब्जर्व करना है क्या है, हम्म। और फिर खुद को पूछना है ये ऐसा ही क्यों है, ये कुछ और क्यों नहीं है। बस जैसे हमने बाहर की दुनिया को समझ लिया, वैसे राइट। हम अपने अंदर की दुनिया को भी समझ लेंगे। राइट। नकुल, हमने इस पॉडकास्ट का स्टार्ट किया था एंड तब आपने बात की थी अबाउट डेथ। एंड डेथ मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसके लिए मुझे काफी सारे लोगों ने कहा है कि मैं बहुत सेडेस्ट इंसान हूँ कि मैं डेथ के बारे में इतना बात करता हूँ। बट देन मेरे अंदर है, अब मैं क्या करूँ, वो क्यूरियोसिटी है फॉर डेथ। तो पहले तो आपके लिए डेथ क्या है, हाउ डू यू एक्सप्लेन डेथ? वेल, पहली बात, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर डेथ को लेकर क्यूरियोसिटी है। एक इंसान जो डेथ को जानना चाहता है वही असल में जिंदगी को जी पाता है जयश। हम्म। मेजोरिटी लोग क्योंकि डेथ को एक ऐसा इवेंट मानते हैं जो शायद कभी होगा ही नहीं, या पता नहीं कभी होगा तो देखा जाएगा, वो राइट। जिंदगी को कंप्लीटली जी ही नहीं पाते। आज अगर तुम सीख कर रहे हो, तुम आंसर्स ढूंढ रहे हो, तुम खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो, 100 किताबें पढ़ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक रियलिटी चेक है। तुम्हारे हम्म। पर्सपेक्टिव में ये बात है कि हाँ शायद मैं कभी मर सकता हूँ, शायद वन फाइन डे, शायद नहीं, इनफैक्ट डेफिनेटली वन फाइन डे ऑल ऑफ दिस विल कम टू एन एंड, सब खत्म हो जाएगा। राइट। तो तुम वो सोचते हो कि यार जब सब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका फायदा क्या है, इसकी या अहमियत क्या है, इसका पर्पस क्या है। अगर तुम ये सोचो कि कभी कुछ खत्म होगा ही नहीं, तो तुम कभी भी अपने एक्शंस की रियल रेलेवेंस को क्वेश्चन नहीं करोगे। तुम एक हम्म। अंधी दौड़ में, एक रैट रेस में दौड़ते जाओगे। जब तुम इस बारे में अवेयर रहोगे कि कुछ खत्म होने वाला है, तभी तुम ये एफर्ट्स लोगे कि यार जो कर रहा हूँ वो वर्थवाइल है भी कि नहीं, उसका कोई करेक्ट। पॉइंट है भी कि नहीं, है ना। तो मैं भी मौत को जानना चाहता था, और हम्म। इसीलिए मैं जिंदगी को जान पाया हूँ। तो जो भी कहते हैं कि तुम सेडिस्ट हो, तुम उन्हें बिल्कुल कह सकते हो कि मैं सेडिस्ट नहीं हूँ, तुम स्टूपिड हो। तुम जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई को इग्नोर कर रहे हो। हम्म। जब तक तुम मौत को ना जानना चाहो या समझना चाहो, तुम जिंदगी को कैसे समझ सकते हो? करेक्ट। ये इम्पॉसिबल है ना। जैसे खट्टे को समझने के लिए मीठे को समझना जरूरी है, राइट। 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 सच को समझने के लिए झूठ को समझना जरूरी है, लंबे को समझने के लिए छोटे को समझना जरूरी है। वैसे ही जिंदगी को समझने के लिए मौत को जानना और समझने की इच्छा और कोशिश करना भी जरूरी है। ब्यूटीफुल। तो अगर तुम पूछो कि मौत क्या है, हम जानते हैं मौत मतलब वो एक पॉइंट जहां अब जो भी है वो सब नहीं होगा। तुम्हारे पास ना बॉडी होगी, ना थॉट होगा, ना रिश्ते होंगे, ना पैसा होगा, ना नॉलेज होगा। तुम्हारे एक्सपीरियंस में जो पूरी दुनिया है ये हम्म। कुछ नहीं होगा। वो एक पॉइंट जहां पे वो मूवी खत्म हो जाएगी और स्क्रीन दोबारा ब्लैंक हो जाएगी। राइट। मैं अक्सर कहता हूं कि मौत एक इवेंट है और जिंदगी एक हैपनिंग है, एक कंटिन्यूटी है, ठीक है। और मौत वो इवेंट है जो जिंदगी को वापस से कंटिन्यू होने का जरिया देता है, मौका बनता है, प्लेटफॉर्म देता है। जैसे जब तक उस स्क्रीन पे एक मूवी खत्म ना हो, दूसरी मूवी नहीं प्रोजेक्ट कर सकते ना। राइट। तो सच ये है कि मौत एक तरीके से वो सच्चाई है जो जिंदगी के पीछे है। हम्म।
वो स्क्रीन हमेशा से ब्लैंक होती है ना, राइट। उसमें भले ही हमें कुछ कलर्स दिखते हैं, प्रोजेक्शंस दिखते हैं, म्यूजिक, साउंड सब कुछ दिखता है, पर वो ब्लैंक स्क्रीन तो हमेशा मौजूद होती है। हम्म। तो मौत बस उस ब्लैंक स्क्रीन से रूबरू होने का एक जरिया है। जैसे मूवी खत्म होने के बाद तुम बोलते हो आइला, स्क्रीन तो ब्लैंक थी करेक्ट। और हमेशा से थी, बस मैं भूल गया था ये स्क्रीन हम्म। ब्लैंक थी और ये एक मूवी थी। तो मौत बस वो मौका है जब हम वापस से अपने उस असलियत को, सच्चाई को देख पाते हैं, उससे रूबरू हो पाते हैं। हम्म। और दोबारा मौत जिंदगी का रूप लेती ही है, भले ही किसी और फॉर्म में हो, राइट। भले ही वो कुछ और टाइम बाद हो, भले ही एक मूवी के बाद दूसरी मूवी के बीच 10 घंटे का गैप हो, या हम्म। आधे घंटे का गैप हो, या कितना भी बड़ा गैप हो, है ना। तो वो एलिमेंट, वो एस्पेक्ट, वो एसेंस जो जिंदगी का पार्ट है, वही मौत का भी पार्ट है। करेक्ट। जिंदगी और मौत अलग नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। ट्रू। ठीक है, वो साथ साथ होते हैं, हर पल होते हैं। तुम हर पल मर रहे हो, और ये तो साइंस भी कहता है कि हर राइट। पल तुम्हारे अंदर लाखों करोड़ों सेल्स मर रहे हैं करेक्ट। और नए सेल्स जन्म ले रहे हैं। हर राइट। कुछ सालों में तुम्हारे शरीर में सब कुछ बदल जाता है, तुम्हारे सारे ऑर्गन्स बदल जाते हैं, क्योंकि नए सेल्स आते हैं, पुराने मर जाते हैं, बोन राइट। मैरो, ये वो, हमारे बाल आते जाते हैं, नखून, सब कुछ हमारे शरीर में हर कुछ सालों में हर चीज कंप्लीटली रिन्यू हो जाती है, राइट। रिप्लेस हो जाती है। वैसे ही मौत इस कॉन्शियसनेस को मौका देती है कि भाई तूने ये जो इंफॉर्मेशन कैरी की है, इस शरीर का, इस नॉलेज का, चल अब इसे छोड़ और कुछ वापस से नया रूप ले, कुछ नई इंफॉर्मेशन कैरी करने की। और राइट। अगर तुम जीते जी इस मौत को जान जाओ, उस कॉन्शियसनेस को जान जाओ जो इन सब के पीछे है, तभी तुम असल में जिंदगी जी पाते हो। हम्म। तभी तुम असल में जिंदगी का मजा ले पाते हो, लुत्फ उठा पाते हो, इस खेल को खेल पाते हो। तभी करेक्ट। तुम असल में इस मूवी को देखते समय अपने दोस्त के साथ बाजू में कमेंट मार के थोड़े से और मूवी का मजा बढ़ा पाते हो। तभी राइट। तुम उसके साथ उस पॉपकॉर्न और पेप्सी का भी मजा ले पाते हो कि वाह 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 क्या मजा आ गई, राइट। है ना। तभी तुम इसके दौरान अपने बाजू में बैठी हुई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यार के पल बिता पाते हो, भले ही स्क्रीन पे वायलेंस शुरू हो। करेक्ट। मतलब तभी तुम इस खेल को खेल समझ के खेल पाते हो। हम्म। हिंदू धर्म में भी कहा गया है, और कृष्ण ने खासकर कहा है, कि जिंदगी एक लीला है, इट्स अ प्ले। उसने गेम भी नहीं कहा है, उसने प्ले कहा है। हम्म। क्योंकि अक्सर जब तुम गेम कहते हो, तुम्हारे मन में होता है कि मुझे जीतना है, मुझे राइट। हारना नहीं है। लेकिन अगर तुम बच्चों को, छोटे बच्चों को खेलते हुए देखो, वो अजीबोगरीब खेल खेलते हैं, डॉल के साथ, करेक्ट। गाड़ियों के साथ। और उनका वो खेल खेलने के पीछे मकसद जीतना या हारना नहीं होता, किसी से बेहतर बनना नहीं होता, हम्म। किसी को हराना नहीं होता, किसी को कुछ दिखाना भी नहीं होता। उनका मकसद बस उस खेल को खेलना होता है। वो राइट। जानते हैं कि उस डॉल में जान नहीं है, वो जानते हैं उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो राइट। जानते हैं कि उस कार्टून में शायद कुछ नहीं है, फिर भी वो उसमें कितना डूब के उसको पूरे मजे से खेलते हैं। हम्म। कुछ ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी को जी पाएंगे, अगर हम ये जान पाएंगे कि जिंदगी असल में क्या है। हम करेक्ट। इसकी रोलर कोस्टर राइड में फंस के दुखी नहीं होंगे, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, एंग्शियस नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग में नहीं फंसेंगे, एंगर, सॉरो, गिल्ट, रिपेंटेंस, इतने सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस में नहीं फंसेंगे। जैसे ट्रू। वो बच्चा पूरे मजे से खेलता है, हम उतने ही मजे से खेलेंगे, जो कर करेक्ट। सकते हैं वो करेंगे। और आखिर में जब मरेंगे, तब भी नहीं मरेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कभी जिंदा ही नहीं थे। वाओ। या फिर ये कि हम कभी मरेंगे ही नहीं। राइट। है ना। तो इसीलिए मौत बहुत महत्वपूर्ण है जिंदगी को जानने और जीने के लिए। हम्म। जब आप अवेकन होते हो, आपको कोई ऐसा नहीं दिखता कि मरने के बाद मेरी आत्मा वो स्वर्ग में जाएगी, वो नरक में जाएंगी, इस शरीर में जाएगी, ऐसा कुछ राइट। नहीं होता। जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, वो खुद करेक्ट। हैलुसिनेशन में फंस गए, करेक्ट। और वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं कि करेक्ट। तुम्हें अगर वो वाले लेवल के स्वर्ग में जाना है तो हमें फॉलो करो। सब बकवास है। राइट। तुम वहीं जाओगे जहां से तुम आए थे। हम्म। बस जब तुम मौत को जान जाओगे तो तुम जिंदगी को बेहतर जी पाओगे।
वरना अगर मौत इतनी खूबसूरत होती तो सारे एनलाइटेंड लोग सुसाइड कर लेते ना, वो जिंदा क्यों रहते? अगर मरने के बाद वो इतने सेक्सी वाले स्वर्ग में जाना है, तुम जीते जी क्या कर रहे हो भाई? जो लोग लोगों को ये बता रहे हैं कि मरने के बाद वहां जाओगे, जी क्यों रहे हो? यहाँ तो तुम प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो, छोड़ो, सुसाइड करो और जाओ अभी के अभी वहां, क्यों इंतजार कर रहे हो? है ना? तो ये सब लोग बस लोगों को बहला रहे, फुसला रहे और उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसी बातें फैला रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा। स्क्रीन ब्लैंक थी और ब्लैंक ही होगी। करेक्ट। बस तुम ये जान जाओगे कि स्क्रीन ब्लैंक है, तुम असल में उस स्क्रीन पे उस पिक्चर को पूरे लुत्फ के साथ देख पाओगे। करेक्ट। और इस खेल को खेल की तरह खेल पाओगे। राइट। तो आपने जैसे कहा ना कि जो बच्चे होते हैं उनका जो जॉय होता है वो अनएक्सप्लेनेबल जॉय है। जब मॉनसून स्टार्ट हुए थे तो सब लोग जब इधर उधर भाग रहे हैं बारिश से बचने के लिए, देयर वाज दिस वन लिटिल किड, वो बारिश के मजे ले रही है, ठीक है, एंड शी इज जंपिंग, लिटरली जंपिंग एंड रनिंग हियर एंड देयर, शी इज एंजॉयिंग द रेन। तो वो एक अनएक्सप्लेनेबल खुशी वो बच्चों में ही होती है। एंड जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम बच्चे होते हैं उस टाइम पे हमें किसी चीज का मीनिंग नहीं पता होता, हम एक रिलीजन में बॉर्न नहीं हुए होते, हम एक नेशनैलिटी के साथ बॉर्न नहीं हुए होते, वी आर वी। एंड फिर उसके बाद में ऊपर से हमारे ऊपर वो लेयर्स चढ़ाए जाते हैं सोसाइटी के थ्रू, फैमिली के थ्रू, फॉर वट एवर रीजन्स। एंड फिर उसके बाद में एज वी ग्रो अप हम फिर राइट एंड रॉन्ग ये सब हम डिसाइड करने लगते हैं, जो कि हमें कोई और बता के गया है कि ये राइट है ये रॉन्ग है, हम खुद से रियलाइज नहीं करते वो। तो when I started, my study on death, ऐसा कह सकते हैं, because I started watching videos at first, and फिर उसके बाद में मैंने कुछ books पढ़ी, like there are a lot of books on death by Oxford as well, and फिर spiritual books भी, like सदगुरु की book है on death. There are many other books as well. एक बहुत ही अच्छी book है Many Lives Many Masters. I forgot the author का name. तो उसमें उन्होंने कहा है कि rebirth, यस यस, सो उन्होंने कहा है कि रीबर्थ इज अ, लाइक उन्होंने पूरा प्रूव किया है कि रीबर्थ होता है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन रीबर्थ? बिकॉज एंड व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज कि इसका एक सब सब क्वेश्चन होगा जो मैं इसके बाद आपको पूछूंगा कि डेथ के बाद हमारे सोल के साथ में क्या होता है, लाइक वो किस वर्ल्ड में पहुंचता है। बट बिफोर दैट आई रियली वांट टू नो कि ये रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आपको लगता है सच है? जयेश, मेरे एक्सपीरियंस में मुझे कोई मेरे पास्ट लाइफ तो याद नहीं है, तो आई कैन नॉट से फ्रॉम एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ होता है। जितना मैं कॉन्शियसनेस को, द अल्टीमेट नेचर ऑफ आवर ट्रुथ को जानता हूँ, ये मैं जरूर जानता हूँ कि कॉन्शियसनेस वापस कुछ ना कुछ रूप रंग लेता ही है। ये कॉन्शियसनेस वो बिजली है जो हर समय मौजूद है और वो हर समय किसी ना किसी फॉर्म में खुद को ढाल रही है, चीजों को बदल रही है। इट इज द क्रिएटिव फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो जो इट इज लाइक एटम्स, तुम जानते हो तुम्हारी बॉडी में एटम्स है, और ये एटम्स रूप चेंज करते रहेंगे, है ना? हर एटम चेंजेस फॉर्म एंड एटम्स आर ऑलवेज देयर, राइट? कभी वो पत्थर बन जाएगा, कभी वो तुम्हारे बाल बन जाएंगे, कभी तुम्हारी नाक बन जाएंगे, कभी एक शेर का नाखून बन जाएंगे, कभी कुछ और झाड़ बन जाएंगे। तो एटम्स आर ऑलवेज देयर। जैसे हम कहते हैं कि एनर्जी इज ऑलवेज देयर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली कॉन्शियसनेस जो है, ये मैं जानता हूँ कि हमेशा होती है, और ये हमारे मरने के बाद कोई ना कोई तो स्टैग्नेंट रहेगी या कोई फॉर्म ले लेगी। लेकिन क्या अब वो ह्यूमन फॉर्म ही लेगी? ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। क्या वो ले सकती है? हाँ। क्या लेने के बाद भी उसे जो पास्ट में वो फॉर्म में थी, वो फॉर्म की मेमोरीज याद होगी? मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है वो आपस में बढ़ जाए। इस समय जो जयेश है वो शायद 1,00,000 एटम्स का कॉम्बिनेशन है। शायद ये 1,00,000 एटम्स आपस में बट के 1,00,000 नई लाइफ्स का पार्ट बन जाए। तो वो 1,00,000 सारी लाइफ्स में जयेश ही हुआ ना। हम कैसे कह सकते हैं कि वो 1,00,000 एक साथ ही कोई नई लाइफ में जाएंगे? कोई नहीं कह सकता, है ना? तो इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, तो मैं इसके बारे में दावे से कहना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस कहना चाहता हूँ। करेक्ट। बट आपने अभी एक बात कही जिससे मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि आपने कहा कि
जो जयेश है इस वक्त, वो हो सकता है कि 1 लाख एटम्स का कॉम्बिनेशन है, जो प्रीवियस लाइफ से इस लाइफ से जो भी, वो एक कॉम्बिनेशन है उन सब एटम्स का। तो कहाँ लाइक बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है या अवेकेंड है, एनलाइटेंड है, वो ये कहते हैं कि हम सब एक ही है, देयर इज अ हायर कॉन्शियसनेस इन ऑल ऑफ अस। तो वो वही चीज हुआ ना कि हम सब एक ही एटम से बनते हैं, हम सब एक ही कॉन्शियसनेस से बनते हैं। वाह, लेकिन ये मुझे अभी जस्ट हिट हुआ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। क्योंकि मैंने ये एक वो द एग वाले वीडियो में ही देखा था कि जब गॉड उस इंसान से कहते हैं कि तुम 1950 में बर्थ लोगे एंड जो तुम्हारी मदर होगी वो तुम ही हो। तो आई वाज लाइक कि ये क्या चीज है, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दिस। तो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट। बट नकुल, Most welcome. And also या I would like to add, Jay. या तो जब हम rebirth की बात करते हैं तो statistically ह्यूमन पॉपुलेशन इज ओनली इंक्रीजिंग। समय के साथ इंसान की पॉपुलेशन सिर्फ इंक्रीज राइट हो रही है, कम नहीं हो रही। राइट तो फॉर श्योर यू कैन से कि जितने भी लोग इंसान है, सबके सबका ये नेक्स्ट जन्म तो नहीं है। शायद कुछ पिछले जन्म में कुत्ते, बिल्ली, भैंस, सुअर, राइट मछली, झाड़, पता नहीं क्या कुछ हो गए। राइट और किसी भी और एनिमल के पास उतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि वो चूज कर पाए। हमारी ही ह्यूमन की कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व है कि हमारे पास फ्री विल नाम की भी कोई चीज होती है। राइट बाकी सारे एनिमल्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, मतलब स्टिमुलस राइट मिला और वो रिएक्ट करते हैं। उनके पास कोई फ्री विल नहीं होता। करेक्ट राइट। तो यू कैन डेफिनेटली से कि हम खुद चूज नहीं कर रहे मरने के बाद भी दूसरा जन्म एक इंसान के तौर पे लेने का। क्योंकि अगर हम खुद चूज कर रहे हैं तो मतलब कुत्ते बिल्ली भी चूज कर रहे हैं, और उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी इंटेलिजेंस इतनी इवॉल्व डेफिनेटली नहीं है कि वो चूज कर पाए। आई कैन 100% से दिस विद कन्विक्शन। ठीक है। दस थियरी ऑफ रीबर्थ इन मेनी वेज फेल भी होती है। ऑल्सो अगर हम सब रीबर्थ ले रहे हैं तो इट द फैक्ट ऑल्सो रिमेन्स कि हम सब किसी जमाने में डायनासोर थे। क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्लेनेट पे इंसान हमेशा से नहीं है। एक जमाने पे आप सिर्फ डायनासोर थे। राइट डू यू मीन कि डायनासोर ने चूज किया इंसान बनने का? नहीं ना। डायनासोर नेवर चूज टू बिकम ह्यूमंस। बिकॉज इफ दे चोज तो बाकी लोग सुअर, बिल्ली, चींटी क्यों बने? सबके सब इंसान ही बनते। करेक्ट। राइट। सो डू यू थिंक कि या कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। नो, आई एम जस्ट सेइंग दस थियरी ऑफ रीबर्थ बहुत से पॉइंट्स पे फेल भी होती है। राइट। सो मैं वही कह रहा था कि डू यू राइट, सो लाइक इन अ वे डू यू थिंक कि हम सब जब बर्थ लेते हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट है ना नसीब का, तो डू वी टेक बर्थ विद अ सेट पर्पस हर लाइफ में अगर रीबर्थ इज रियल? वेल, हम सब एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं इंडिया में, और हर देश में ऐसी बहुत सी साइंस है। चाइना में आई चिंग है, और हर कंट्री में आई थिंक ऐसा कुछ ना कुछ साइंस है। करेक्ट। तो और हम जब उसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बहुत सच है। आपके नेचर के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी टेंडेंसीज के बारे में बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने मेरी कुंडली देख के कहा है कि ये तो योगी बनने वाला है। और मुझे कहा है कि अब भाई साहब आप ये अंगूठी अंगूठी पहन लो, आप तो मारवाड़ी हो, आप योगी मत बनो, आपको तो व्यापार करना है। तो मैंने कहा कि जब कुदरत कहती है कि मुझे योगी बनना है तो तुम कौन होते हो उससे रोकने के लिए? करेक्ट। और तुम्हारी अंगूठी क्या कर लेगी? और ऐसे ही कई और, जब कई लोग मुझे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानते हैं तो कहते तुम्हारा बर्थ रेट बताओ। और अलग अलग वेबसाइट, कोई GeneKeys.com, कोई ये .com, कहीं पे स्नैपचैट पे भी एक एस्ट्रोलॉजी प्रोफाइल होता है। तो कई लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाके देखते हैं, मेरा भी, और पाते हैं कि वहां पे लिखा है कि दिस पर्सन विल बिकम अ माइंडफुलनेस का टीचर, और ही इज हियर टू अवेकन द वर्ल्ड, और हिज ट्रूएस्ट पर्पस इन लाइफ इज फ्रीडम। तो सब लोग काफी अचंभित होते हैं, और मैं भी काफी अचंभित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जो पाया है वो काफी मेहनत करके पाया है, काफी एफर्ट्स डाले, एक्चुअल तपस्या की है सालों साल। तो ऑन वन हैंड यू कैन से कि मेरे एफर्ट्स है, ऑन द अदर ये सब कहते हैं कि ये तो होना ही था। राइट। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉसिबिलिटीज। ये जो एस्ट्रोलॉजी ये सब चीजें हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी कुछ इनहेरेंट टेंडेंसीज है, इनहेरेंट क्वालिटीज है, जो आपकी लाइफ में ये पॉसिबिलिटीज होगी इसकी तरफ इशारा करती है। पर कोई भी आपके फ्यूचर को 100% एक्यूरेट प्रेडिक्ट कभी नहीं कर सकता। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, किसी के पास जाओ,
आपका पास्ट भी आपका हाथ देख के वो एक्यूरेट बता देंगे, आपका थंब प्रिंट से, आपके हाथ से, आपकी ये राइट। टेस्ट से, उससे आपका पास्ट बहुत लोग फेस रीडिंग करके हम्म। एक्यूरेट बता देंगे। कोई भी आपका फ्यूचर एक्यूरेट कभी नहीं बता सकता। करेक्ट। वो बस पॉसिबिलिटी बताते हैं कि फ्यूचर में ये होने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। राइट। और वो इसलिए बिकॉज हमारे पास फ्री विल है, हम्म। हमारी कॉन्शियसनेस जितनी इवॉल्व है, हम उतना ही अपने चॉइसेस को अपने पास्ट पैटर्न्स के आधार पे नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर कैलकुलेशंस के आधार पे ले सकते हैं, करेक्ट। अपने प्रेजेंट फीलिंग्स और इंट्यूशंस के आधार पे ले सकते हैं, है ना। हम्म। एस्ट्रोलॉजी तब फंक्शन करेगी जब कॉज एंड इफेक्ट फिक्स्ड हो, मतलब आपके राइट। पास्ट के आधार पे ही आपका प्रेजेंट डिसीजन हो, और उसके बेसिस पे डेफिनेटली आपका फ्यूचर बेस होगा। लेकिन करेक्ट। बिकॉज हम हायर कॉन्शियसनेस में फंक्शन कर सकते हैं, तो आप जितने कॉन्शियस हो, आप अपने डिसीजन को उतना ही अपने पास्ट के ऊपर कम बेस करोगे और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर ज्यादा बेस करोगे। राइट। दस यू आर ब्रेकिंग द चेन, यू आर हम्म। ब्रेकिंग द कॉज एंड इफेक्ट का चेन इन सो मेनी वेज, सो मेक मेनी सेंस। टाइम्स। या। या। सो इसीलिए आई Thus, थिंक सो। या। there is something called destiny, and there is something called you creating your own destiny as well. करेक्ट। करेक्ट। सो आई थिंक सो So, दिस इज द होल पॉइंट कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज एज ह्यूमंस हम हमेशा चाहते हैं कि या तो हम हमारे पास्ट के बारे में बहुत जाने, या तो हम हमारे फ्यूचर के बारे में बहुत जाने, प्रेजेंट पे कोई फोकस ही नहीं करता। एंड उसीलिए शायद हम इतने इंक्लाइंड है टुवर्ड्स हाँ, दीज एस्ट्रोलॉजर्स। मतलब मैं किसी को ये नहीं कर रहा, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर गुड एट दैट, उन्होंने बहुत उसके बारे में पढ़ाई की है, दे आर गुड एट दैट। बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दे वांट टू मिंट मनी, उसलिए वो करते हैं, एंड हम उनके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्योंकि आपको मिर्च मसाला लगा के सब बताते हैं। सो दैट्स द सैड रियलिटी ऑफ दैट। right, सो yeah, एंड हाँ, मतलब मेरा सब absolutely. सब क्वेश्चन फिर वही था कि ठीक है, डेथ के बारे में हमने बात की, डेथ का मीनिंग हमने जाना, हमने बात कर ली अबाउट द पर्पस, वो होता है या नहीं होता है, बट देन डेथ हो गई है, अब उसके बाद क्या होता है? लाइक वेयर डज द सोल गो? डज इट मीट्स द गॉड, लाइक फॉर अ लैक ऑफ बेटर वर्ड गॉड, जिसे हम हायर कॉन्शियसनेस के इससे ज्यादा बेटर जानते हैं? तो क्या हम उनसे डेथ के बारे में बात करते हैं, उस हायर कॉन्शियसनेस से? डू वी हैव एन इंटरेक्शन विद दैट कॉन्शियसनेस, और व्हाट इज इट? Honestly, Jayesh, nobody knows. हम्म। क्योंकि किसी को भी बताने के लिए मर के वापस आना पड़ेगा। करेक्ट। और आज तक इतिहास में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मरने के बाद वापस जिंदा हुआ और बोले अरे मैं तो मिल के आया, राइट। बड़ा मजा आया। राइट। राइट। सब लोग बस अपनी थियोरीज और फिलोसॉफीज प्रोपोगेट कर रहे हैं। हम्म। इतना हम जानते हैं कि जो हमारा एसेंस है, कॉन्शियसनेस, वो हर जगह है, वो पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्स में है। करेक्ट। एंड दस, जैसे एक बूंद का समुद्र में पड़ने पे क्या होता होगा, क्या हम्म। वो ड्रॉप अपना एसेंस मेंटेन रख पाती होगी, या वो समुद्र के पानी में मिल जाती होगी? क्या वो ड्रॉप भी बिखर जाती होगी उस समुद्र के पानी के से मिलने के बाद? ये या। कोई नहीं जानता ना। वंस अ ड्रॉप फॉल्स इनटू द ओशन, आप उस ड्रॉप और ओशन में फर्क नहीं कर सकते हो। द ड्रॉप इज करेक्ट। द ओशन, करेक्ट। इट बिकम्स द ओशन, है ना। तो मैं जानता हूं कि वो जो हम असल में है, जो कॉन्शियसनेस है, मरने के बाद वो कॉन्शियसनेस फ्री हो गई इस बॉडी राइट। से, इस इंफॉर्मेशन से, इस मेमोरी से, इससे फ्री हो गई, कंप्लीटली फ्री होगी। राइट। पर अब वो फ्री होकर के एग्जैक्टली क्या कर रही है, ये तो कोई नहीं जानता। जैसे वो पानी की बूंद समुद्र में गिरने के बाद क्या कर रही है, कोई नहीं जानता और ना कोई करेक्ट। जान सकता है। वैसे ही वो कॉन्शियसनेस, क्या वो बट जा रही है, क्या वो हम्म। फिर भी अपना शेप रिटेन कर रही है, ये कोई नहीं जानता। मुझे करेक्ट। लगता है कि वो मिल जाती है, जैसे पानी की बूंद समुद्र के पानी में मिल जाती है। इट इज हम्म। डिफिकल्ट उसको आइडेंटिफाई करना। वैसे राइट। ही मेरी समझ है कि वो कॉन्शियसनेस इस पूरी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिल जाती है। कोई करेक्ट। कॉन्वर्सेशन तो पक्का नहीं होती। करेक्ट। राइट। क्योंकि जिसको आप गॉड कहते हो, वो कोई इंसान नहीं है जो ऊपर बैठा है और हिंदी इंग्लिश राइट। गुजराती में बातें करेगा। राइट। वो ये एनर्जी है। हम्म। तो एनर्जी एनर्जी से इंटरेक्ट तो करेगी टू बिकम वन, लेकिन उसके इंटरेक्शन की ये भाषा नहीं होगी, और उसके हम्म। इंटरेक्शन के सब्जेक्ट भी नहीं होंगे कि यार मेरे करेक्ट। साथ बड़ा बुरा हुआ, तुमने मेरे साथ ये किया वो किया, मुझे आज भी प्यार है मेरी बीवी से, मुझे वापस भेज दो, करेक्ट। या अगले जन्म में मुझे पैसे वाला बनाना। राइट। Frankly, the consciousness does not give a shit about या। या। our social
and cultural things. It does not Hmm. give a shit about तुम अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, पावरफुल हो, वीक हो, Correct. सुंदर हो, बदसूरत हो. It simply does not care. It just knows कि तुम हो, Hmm. तुम थे, तुम रहोगे, Wow. Yes. है ना. Yes. जैसे वो समुद्र को कोई फिक्र नहीं होती कि ये Hmm. पानी की बूंद कौन से रिवर से आई है, कौन से बादल से आई है, कौन से रंग Correct. की है, Correct. कौन से कम एक्वागार्ड के द्वारा प्योरीफाइड है, आरओ द्वारा प्योरीफाइड है या पोल्यूटेड है. द Hmm. ओशन डज नॉट केयर. Right. वो जो भी है उसे अपने आप में मिला लेता है. और Right. ओशन में मिलने के बाद वो पानी की बूंद गायब हो जाती है, उसका रंग रूप सब मिट जाता True. है ना. तो वैसे ही मेरी समझ है कि ये कॉन्शियसनेस जब उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में मिलती है Hmm. तो वो मिट जाती होगी. Correct. Correct. अपना शेप, साइज, फॉर्म, मेमोरी सब खो जाता होगा उसका. Right. अब ये कितने जल्दी होता है, कितना लेट होता है, तुरंत होता है कि कुछ समय बाद होता है, ये कोई नहीं जानता. हर थियोरी इसके बारे में स्पेक्यूलेशन है और ये तुम मरने के बाद ही जान पाओगे. बट हे, Right. हु केयर्स. अगर तुम्हारी जिंदगी सही हुई है तो मौत भी सही होगी ना, Right. Right. है ना. अगर पिक्चर देखने के दौरान मजा आया है तो खत्म होने के बाद भी तुम मजे में ही रहोगे ना. True. और पिक्चर बोर हुई तो खत्म होने में लगेगा यार क्या बोरिंग पिक्चर थी, क्या बकवास थी, हट यार. Correct. Correct. है ना. तो ऑल वी नीड टू डू इज टू गेट दिस लाइफ राइट. Hmm. द डेथ will automatically become all right. करेक्ट. सो इन दैट सेंस फिर तो है ना. मतलब हेवन एंड हेल जो हम बोलते हैं, इट इज वाइल वी आर लिविंग, कि अगर तुम मतलब अगर तुम वो कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो ट्रू है तो इफ योर कर्मा वाज गुड यू आर लिविंग इन द हेवन. इफ योर कर्मा वाज बैड, लाइक तुमने सिर्फ बुरे काम किए तो तुम्हें हेल ही मिलेगा, बिकॉज तुमने वो वाइब्रेशन ही बाहर भेजी है जिससे तुम्हें रिटर्न वही मिल रहा है. तो आई Absolutely. थिंक सो दैट्स वेरी ट्रू. सो नकुल, दिस वाज अ वेरी हेवी पॉडकास्ट. आई एम श्योर जो भी सुनने वाला है इसके बाद में आई डोंट नो उनके थॉट प्रोसेस क्या हो गए, बिकॉज राइट नाउ माई माइंड इज इन सम अदर यूनिवर्स एंड आई ऑलवेज थैंक यू फॉर दिस कि आप मुझे हमेशा कुछ नया बताते हो. जैसे आज भी मुझे आपने बहुत सारी नई चीजें रियलाइज करवाई. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बट बिफोर वी लॉग ऑफ फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, वी ऑलवेज आस्क दिस वन क्वेश्चन टू ऑल आवर गेस्ट कि are there any recommendations like for people, like वो movies हो सकती है, books हो सकती है, कुछ भी, that you want people to go out there and check out that particular piece of content? वेल, सबसे पहले रिकमेंडेशन है कि प्लीज गाइस स्टार्ट मेडिटेटिंग. आपको जिस पे ट्रस्ट है उससे सीखो. ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं अपना सच पूरी ईमानदारी के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ. पर आपको जिस पे ट्रस्ट है आप उससे सीखो. Right. आपको जो रियलाइज लगता है, आपको जिसकी बात आपसे रेजोनेट करती है, आप उससे सीखो. पर प्लीज मेडिटेट करो, बिकॉज सारा ज्ञान किसी इंसान के अंदर से ही निकला है. और जब खजाना अंदर है तो बाहर क्यों छुट्टों के पीछे दौड़ना, चिल्लर के पीछे दौड़ना. राइट. Right. तो सबसे पहला अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, बिकॉज वहां पे सारा ज्ञान, सारी खुशी, सब कुछ है. और दूसरा, डेफिनेटली आप बहुत सी किताबें पढ़ सकते हो. कुछ लोग जो मैं रेकमेंड करूंगा जो आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे इवॉल्व होने के लिए, आर मिस्टिक्स लाइक ओशो, Hmm. जे कृष्णमूर्ति, Yeah. इवन फिक्शन वर्क्स ऑफ पॉलो कोयलो बहुत Oh अच्छी yeah. है. देन वर्क्स ऑफ रिचर्ड बाक. Hmm. रिचर्ड बाक की बुक्स है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, द इल्यूजन्स. एक बुक है सिद्धार्थ बाय हरमन Yeah. हेस. Correct. ऐसी और बहुत सारी बुक्स है, यू नो. और आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग अबाउट इट. देवदत्त पटनायक की भी कई सारी बुक्स बहुत अच्छी है. उन्होंने Hmm. बहुत रैशनली जो इंडियन माइथोलॉजी में वर्ड्स को डिकोड किया है फ्रॉम Right. स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. बट ऑलवेज रिमेम्बर कि किसी की बात को ब्लाइंडली बाय नहीं करना. हर इंसान अपना पर्सपेक्टिव शेयर करता है, कहीं ना कहीं वो अपना स्पेक्यूलेशन, अपनी थियोरी भी शेयर करता है. Correct. आपको वो लॉजिकली ठीक लग सकती है, बट ऑलवेज इंक्वायर कि क्या ये सही में सच है ऑन एवरी पैरामीटर ऑफ माय ओन Right. एक्सपीरियंस. Right. किसी की बात को, किसी की थियोरी को, किसी के आंसर को, इंक्लूडिंग माय ओन, बिल्कुल भी ब्लाइंडली बाय मत करना. उस Right. पर इंक्वायर करना, उसको एक्सप्लोर करना, उससे अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करना. अगर उससे रेजोनेट हो तो शायद वो सच है. Correct. नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि झूठ है, पर इसका मतलब शायद अभी आपके लिए सच नहीं है. शायद आगे Hmm. आपके लिए सच हो, या फिर उस ऑथर की, उस पर्सन की अपनी एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. Correct. ठीक है. इन द एंड व्हाट मैटर्स इज योर ओन एक्सपीरियंस. ठीक Right. है.
और मेरे भी काफी सारे आंसर्स कोरा पे है, काफी सारे इनसाइट्स है, हजारों इनफैक्ट, आप वो भी पढ़ सकते हैं। करेक्ट। और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफी सारा कंटेंट है, जयेश ने भी इंटरव्यूज लिया है IGTV पे और न जाने कहाँ का, या तो वो भी देख सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। हम सबकी बातें, इन सब लोगों की बातें आपके लिए बस एक पॉइंटिंग है उस रास्ते पे चलने की, ताकि आप उस पर भटको ना, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, ताकि आपको और करेक्ट। इनसाइट्स मिले जैसे आज यश को मिली है, और ताकि आप और अपनी जर्नी में इवॉल्व हो पाओ। किसी को भी राइट। ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी को भी इतना ऊंचा मत मानो कि आप खुद को इतना नीचा मानो कि आप उसे क्वेश्चन ही ना कर पाओ। उसकी करेक्ट। बात को कभी भी ब्लाइंडली बिलीव मत करो, क्योंकि सब करेक्ट। इंसान है और कोई परफेक्ट नहीं है, इंक्लूडिंग मी। सब गलती करते हैं, सब गलती कर रहे हैं, और सब गलती करेंगे, इंक्लूडिंग मी। ये हम चाह कर नहीं कर रहे, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ इज। राइट। कोई भी इंसान जीते जी अपनी जिंदगी में पूरे समुद्र को नहीं जान सकता है, उस समुद्र के थोड़ी सी बूंद को ही जान सकता है। हाँ, करेक्ट। हर एक बूंद अपने अंदर समुद्र के पूरे एसेंस को कैरी करती है, वो तो जरूर है, लेकिन फिर भी राइट। समुद्र के बारे में काफी कुछ होगा जो उस बूंद को शायद पता नहीं होगा। इसलिए हर वो इंसान जिसकी आप किताब पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो जरूर उस बूंद की तरह होगा जो उसके एसेंस को जानता होगा, लेकिन वो पूरे करेक्ट। समुद्र को नहीं जानता होगा। तो ऑलवेज ऑब्जर्व, इंक्वायर एंड फॉलो योर ओन एक्सपीरियंस, यही मेरा सबको सजेशन होगा। एंड या ब्यूटीफुल। डेफिनेटली गो अहेड, वॉच मूवीज, वॉच, रीड बुक्स, have interactive sessions and discussions like this, question others, brainstorm, don't be afraid to question death, राइट। and yeah, do everything possible. यप। Seek, if you seek you shall definitely know. जिन खोजा ब्यूटीफुल। तिन पाइया, he who seeketh shall find it। और मैं सबूत हूँ दोस्तों कि जो खोजता है उससे मिलता है, तो प्लीज खोजो, वो इंपॉर्टेंट है, आपको ब्यूटीफुल। मिलेगा। ब्यूटीफुल। एंड टू एंड दिस पॉडकास्ट, ट्रूथ इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस क्या है, गो फॉलो दैट, सीक आउट द एक्सपीरियंस। जब तुम वो करोगे तो तुम शायद उस सच के बहुत क्लोज आ जाओगे। हम सब अलग अलग बबल्स में रहते हैं, एंड आवर बबल इज आवर ओन रियलिटी, बट किसी और के लिए वो फेक हो सकता है। तो गेट आउट ऑफ दैट बबल, ट्राई टू रीड, वॉच, इंटरैक्ट विद पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट क्वेश्चनिंग स्टाइल्स, तो तुम्हें एग्जैक्ट ट्रूथ क्या है उसके बारे में पता चलेगा। So with that being said, Nakul, thank you so much for this podcast, for this session. इतना ज्यादा सीखने मिला है, एंड जैसा मैं हर बार आपसे कहता हूँ, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ कुछ नया सीखने मिलता है। आज भी वही था। आई एम श्योर कि ये एपिसोड देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने वाले कि पार्ट 2 करो, एंड उनके खुद के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो वील डेफिनेटली प्लान अ पार्ट 2, वील प्लान समथिंग वेयर कि जहां हम लोगों को भी इंक्लूड कर सके। हम जैसे क्लब हाउस पे करते थे वैसे ही शायद यूट्यूब पे करें। सो थैंक यू सो मच नकुल फॉर दिस सेशन। Most welcome, Jayesh, and I really appreciate your curiosity, your seeking, always asking questions and sharing it with the world. It's a beautiful work you're doing. Keep doing, and I'm Thank you. always there with you in every way you need me. Thank Thank you you so so much. much.